सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले 12th क्लास की सपोर्ट मेटर चैप्टर 15 संविधान का निर्माण। यानी जो हमारा संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या सोल्यूशन था, इन सब के बारे में पढ़ना है। एक नए युग की शुरुआत, एक नई युग की शुरुआत, क्योंकि इससे पहले भारत उपनिवेशवाद था अंग्रेज़ों का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब क्या हो रहा है, अब हम एक नए युग की शुरुआत हो रहा है, एक नया एरा, न्यू एरा की शुरुआत हो रही है। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। कब आया? 26 जनवरी 1950 को। इसके निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल के रहे वाले थे। यह महान आशाओं से क्षण भी था और भीषण महाभंग का भी। हुआ क्या था, इस लाइन को समझिएगा। इन्होंने बोला कि यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोह भंग का भी। यानी आशाओं का क्षण क्या था कि हमारा नया संविधान बन रहा है, हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, हमने जितनी मेहनत की थी उसका हमें फल मिला। ठीक है, अब स्वतंत्रता से हम जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं। और वही भीषण महाभंग क्या हो गया, हमारे भाई जो हमारे भाई बंधु थे वो हमसे बिछड़ गए थे। यानी पाकिस्तान का जब निर्माण हुआ तो उसमें जो दंगे हुए, शोषण हुए लोगों का, औरतों के साथ शोषण हो रहा है, तो ये भी क्या था, एक भीषण मोहभंग का पल भी था। तो एक तरफ हमें खुशी मिल रही है, एक तरफ हमें दुख भी मिल रहा है। नेक्स्ट, लोगों की स्मृति में भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ादी आज़ादी हिंद फौज का प्रयास, 1946 में रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह, देश के विभिन्न भागों में मजदूर और किसानों के आंदोलन आशाओं के प्रतीक थे। तो वही हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे और देश का बंटवारा भीषण मोहभंग का क्षण भी था। तो गाइस, इन्होंने क्या बताया, हिंदू मुस्लिम के बीच जो दंगे हुए, ये देश के लिए क्या था, मोहभंग, यानी भीषण मोहभंग, जिससे हमें घाटा हुआ, जिसमें ठेस पहुंचा लोगों को, ये क्षण था। सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट है, हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्ग और जातियों व समुदाय में बांटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी है। तो हमारे संविधान ने अतीत में वर्तमान के घाव को मरहम लगाने, यानी मरहम कैसे लगाया, एक तरह से दवाई लगाई। क्योंकि अब गरीब अमीर, जो ऊंच नीच है, जितनी भी जाति धर्म है, वर्ण व्यवस्था है, तो इन सबको भी धीरे धीरे कम किया संविधान के जरिए। और संविधान ने सभी को अपनी बात रखने का मौका दिया, ना कि कोई गरीब है या अमीर है, कानून सबके लिए बराबर है। इन सबके लिए भी हमारा संविधान था। इसीलिए कहते हैं कि एक नई युग की शुरुआत हुई संविधान बनने के बाद। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए, जिनमें से 165 दिन बैठकों में गए। यानी 165 दिन क्या बैठने में बैठ के, और कुल कितने सत्र हुए, 11। और कब से कब तक, 1946 से 1949, इतना लंबा टाइम संविधान को बनने में लगा। और कहा जाता है कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, और यहाँ यहाँ पर समानता को देखा, और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई गरीब अमीर को भेदभाव ना हो, तो इन सबको देखते हुए संविधान का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से प्रभावित होती है। क्यों जनमत से तो प्रभावित होगी, यानी जन यानी लोग, और मत यानी उनके वोट, लोग क्या चाहते हैं उनसे प्रभावित होती है। सभा में होने वाली बहस विभिन्न अखबारों में छपती है। तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती है। इसी तरह प्रेस में होने वाली आलोचना और जवाबी आलोचना में किसी से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता है। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव को भी आमंत्रित किया जाता है। यानी क्या है, जब संविधान सभा में चर्चाएं होती है किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक को लेकर या किसी राइट को लेकर, तो उसमें जो आम जनता है उनकी राय लेना भी ज़रूरी है। और उनकी राय कैसे ले सकते हैं, अखबारों के माध्यम से हम उन्हें खबर भी पहुंचा सकते हैं, और उनकी राय लेकर हम संविधान संशोधन, यानी संविधान में कुछ फेरबदल या नियम में बदल, या उनकी भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं। सो गई, जो हमारा नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की शुरुआती बैठकों, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का आविष्कार किया, जिसके कारण उस दौर में संविधान सभा एक ही पार्टी का समूह बनकर रह गई थी। सभा के 82% सदस्य कांग्रेस के थे। तो देखिएगा, इस 82% सदस्य किसके हैं, कांग्रेस के। और मुस्लिम लीग का क्या कहना है कि जो हमने बैठकें की, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले का, वो उसका बहिष्कार किया कर दिया उन्होंने, यानी उन्होंने माना ही नहीं जो उससे पहले की बैठक हुई। नेक्स्ट, संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे, जिनमें 6 सदस्यों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यानी टोटल कितने थे, 300 लोग, और उसमें से कितने की जो मेन थे वो 6 ही थे। ठीक है, इस नेक्स्ट, इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त विधिवेत्ता B.R. अम्बेडकर, K.S. मुंशी और अल्लादी कृष्ण राव स्वामी अय्यर
तो इन इन तीन यानी ये तीन बहुत मेन थे, फिर ये तीन बहुत मेन थे। टोटल 6 लोग सदस्य में बहुत मेन थे, और टोटल देखा जाए तो टोटल कितने थे, 300, उसमें से 6 मेन थे, 3 ऊपर जिनके नाम हमने पढ़ा और 3 नीचे, ये तीन ये सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिसकी वजह से संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट, संविधान सभा में 2 प्रशासकीय अधिकारी भी थे। इनमें से एक था B.N. राव, भारतीय सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे, जबकि दूसरे अधिकार थे S.N.G. मुखर्जी, जिनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। ठीक है गाइस, तो मुखर्जी का काम क्या था, योजनाकार था, और B.N. राव भारतीय सरकार में क्या थे, संवैधानिक सलाहकार, यानी वो सजेशन एक तरह से राय देते थे संवैधानिक रूप से। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा का प्रारूप बनाने में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे, और इस दौरान हुई चर्चाओं को मुद्रित रिकॉर्ड 11 बड़े खंडों में प्रकाशित हुआ। यानी संविधान सभा का जो प्रारूप बनाने में कितना टाइम लगा, 3 वर्ष, 3 साल लग गए गाइस। 2 महीने 11 दिन, 2 महीने 11 महीने और 18 दिन टोटल ये टाइम लगा संविधान को बनाने में। ठीक है गाइस, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, अब देखा जाए तो 3 वर्ष एक तरीके से। तो गैस, हमारा नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें भारत को स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया, नागरिकों को न्याय, समानता व स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था, और यह वचन दिया गया कि अल्पसंख्यक पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र दमित अन्य पिछड़ों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए गए। तो जब 1946 में जब हो रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था, स्वतंत्र रहेंगे, संप्रभु रहेंगे और गणराज्य रहेंगे। ठीक है, इस आपको डायरी या एनसीईआरटी बुक के फ्रंट पेज पे वो मिल सकता है, क्या मिल सकता है, उद्देश्य प्रस्ताव छपा हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो अल्पसंख्यक है उनका भी ध्यान रखा गया, पिछड़ी जाति जनजाति इन सब का भी ध्यान रखा गया, जो दमित है, जो जिन्हें दबाया गया है पिछले समय में, तो उनका भी ध्यान रखा गया ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चाओं से उभरेगी। भारतीय संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। तो एक सवाल भी उठा था कि संविधान हमारा नहीं है, तो हम कहीं और से उठा रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से। तो इस पर जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसके आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हैं, इन्होंने अपना तर्क दिया। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा सकती है जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया। लोकतंत्र, न्याय और समानता भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर से जुड़ चुके थे। जब 19वीं शताब्दी में सम, समाज सुधारकों के बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, तब वे सामाजिक न्याय के अलग जाग रहे थे। उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार की मुहिम चलाई, तो ज्योतिबा फुले ने दलित जातियों की बीड़ा उठाया। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि लोगों की मदद कैसे की जा रही है। ठीक है, अब लोगों को एक समान लाने की कोशिश किया रहा है, हिंदू धर्म में सुधार की मुहिम चला रही है, जा रही है। ठीक है, जो भी उसमें गलत चीज़ हो रही है या कुछ जो है ऐसी चीज़ें जिसे सुधार करनी चाहिए उसको सुधारा जा रहा है। ज्योतिबाई फुले दलित जातियों की भी मदद की जा रही है। नेक्स्ट, संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्र आंदोलन में हिस्सा लिया। लोकतंत्र, न्याय, समानता भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। मगर संविधान सभा में क्या हुआ, ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता में हिस्सा लिया, तो वो उनकी आकांक्षा का अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी, यानी उनके मन में क्या चल रहा है, वो भारत के लिए कितना अच्छा चाहते हैं, इन सब के बारे में भी हमें संविधान सभा में पता चलता है। सो इस नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में पृथक निवासियों की समस्या पर बहस हुई। मद्रास के पोकर बहादुर ने इसका पक्ष लिया, परंतु ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेताएं R.V. धुलेकर और सरकार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल आदि ने इसका कड़ा विरोध किया। इसे देश के लिए घातक बताया गया। जो संविधान में पृथक निर्वाचन की जो समस्या है ना, उस पर किसने जो उसके साइड थे वो थे मद्रास के पोकर बहादुर, और जो इसके विरोधी थे वो ये सब थे, धुलेकर हो गए, पटेल हो गए, पंत हो गए, रसूल हो गए, ये सब इनके क्या थे, विरोधी किसके, पृथक निर्वाचिका के। संविधान सभा में N.G. रांगा और जयपाल सिंह ने आदिवासियों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। आम आदमी के स्तर पर लाने और सुरक्षा प्रदान करने की जोरदार वकालत की। तो N.G. रांगा क्या चाहते थे, जिन्हें दबाया गया यानी आदिवासी, उन्हें क्या करा जाए, उन्हें समाज के जो उच्च वर्ग है वहाँ तक लाया जाए ताकि लोग अपने दम पर जी सके। आज जितना उनका शोषण किया गया
वो वैसा शोषण दोबारा कभी ना हो। तो आम आदमी के स्तर और लाने तक वो सुरक्षा प्रदान करना इनकी ज़रूरत है। आदिवासियों को सुरक्षा भी देना है और उनके स्तर आम आदमी के स्तर तक लाना है, क्योंकि इनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत नीचे थी दलित जातियों की। एनजे रांगा ने कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रांगा की नज़र में असली अल्पसंख्यक गरीब और दबे कुचले हैं। तो अल्पसंख्यक एनजे रांगा की नज़र में कौन है? जो दबे और कुचले हुए लोग हैं, ठीक है, जिन्हें कुचला गया है किसके द्वारा? अमीर लोगों के द्वारा और पावरफुल लोगों के द्वारा। सो गाइस नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अंबेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचकों की मांग की थी, जिसका गांधी जी ने ये कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएंगे। तो जो दलित जातियों का समर्थन कौन करते? अंबेडकर जी कर रहे थे। और उन्होंने क्या बोला कि समुदाय स्थायी रूप से समाज से कट जाएंगे, ये महात्मा गांधी ने कहा। तो ये क्यों कहा? क्योंकि इससे क्या होगा, अभी अभी हमने बंटवारा किया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, और हम नहीं चाहते कि नया बंटवारा हो दलितों के बीच, ठीक है। इसीलिए महात्मा गांधी ने अम्बेडकर जी को मना लिया कि वो ऐसा ना करे। नेक्स्ट, संविधान सभा में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारों को लेकर हुई बहस में अधिकतर सदस्यों ने मजबूत केंद्र का ही पक्ष लिया। विषयों की 3 सूची बनाई गई: केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। आपको पता होगा केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये इन तीनों के अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, मगर केंद्र सबसे पावरफुल रहेगा किसी भी बातों पर, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा के सवाल पर संविधान सभा की भाषा समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा को राजकीय भाषा होगी। ठीक है, राजकीय भाषा किसे मानी जाएगी? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने हिंदी और इंग्लिश पर बहस चढ़ा, क्योंकि साउथ में ज़्यादातर लोग इंग्लिश को समझते हैं, हिंदी को नहीं समझते, इसीलिए पूरे भारत को राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं हो सकती थी, इसीलिए राजकीय भाषा हिंदी को मनाया गया। ठीक है गाइस। तो गाइस हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बहस हुई। दलित जातियों के अधिकारों तथा महिलाओं के अधिकारों पर भी चर्चा हुई। तो यहाँ पर गाइस देखा जा रहा है कि दलितों के लिए भी अधिकारों के लिए मांग की जा रही है संविधान सभा में। महिलाओं के अधिकारों की भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि महिलाएं और दलितों को ऊपर लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो बहुत नीचे की तरफ चले गए थे, यानी दबे कुचले के तौर पर जाने जाते थे। ठीक है, संविधान सभा में दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की पक्ष और विपक्ष में हुई बहसों के नतीजन सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी। ठीक है, अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी क्योंकि हिंसा हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी ने सुझाव दिया कि ये सही नहीं है, तो इन्होंने छोड़ दिया कि इन्होंने अम्बेडकर जी ने पृथक निर्वाचन की मांग। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को लेकर हुई अधिक बहस हुई थी। यह तय हुआ कि पारस्परिक संयोजन होना चाहिए, यानी पारस्परिक यानी तालमेल एक तरीके से होना चाहिए। आर वी धुलेकर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रबल पक्षधर थे। कौन थे? आर वी धुलेकर चाहते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा बने, मगर हिंदी क्या बनी? राजकीय भाषा। ठीक है इस राजकीय भाषा बनी। केवल 2 बातों पर ही आम सहमति थी: वयस्क मताधिकार और धर्मनिरपेक्ष, जो संविधान की केंद्रीय अभिलक्षण थे। तो वयस्क मताधिकार यानी जितने भी लोग, सभी लोगों को क्या देना चाहिए? हमें वोट का अधिकार देना चाहिए एक एज के बाद। ठीक है, वो 18 भी हो सकती है, वो 21 भी हो सकती थी। ठीक है गाइस। तो और धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म को एक समान मानना, तो इस पर सबकी आम सहमति थी, सब मानते थे हाँ ये होना चाहिए। मगर हम देखते हैं भाषा के नाम पर, दलित किसे कहा जाए इसके नाम पर, तो इस पर डिबेट बहुत सारी हुई है। हमारा नेक्स्ट है, संविधान सभा में हुई चर्चाएं हमेशा जनमत से प्रभावित होती थी। इसके लिए अखबार, रेडियो और प्रचार का सहारा लेते थे। तो जनमत यानी लोगों को विचार देना ही बहुत ज़रूरत था। तो अखबार, रेडियो और प्रचार यानी पब्लिसिटी करके लोगों की राय भी ली जाती थी कि आम जनता क्या चाहती है। संविधान की विशेषताएं क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। लिखित व लचीला है संविधान हमारा। केंद्र व राज्य शक्ति विभाजन है। न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष संसदीय प्रणाली, शक्तिशाली केंद्र, वयस्क मताधिकार है, मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है। तो धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म को एक समान मानना, या फिर इसके अलावा क्या है? मौलिक अधिकार है लोगों के पास, मौलिक कर्तव्य है लोगों के पास। इसके अलावा औरतों को अधिकार दिया गया है कि ताकि वो अब समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना सके। दलितों को अधिकार दिया गया ताकि वो जो लोगों जितने वो पीछे हुए वो उतना वो आगे हो जाए, इसके लिए रिजर्वेशन भी दिया गया, बहुत सारी हेल्प भी की गई। और जितनी भी ऊंच नीच होती है या कुछ
अंधविश्वास होता है उसको भी यहाँ पर नकारा गया और एक भारत एक नए समय की ओर आता गया। अगर इस कोई गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया हो।